इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने जाना कि कैसे कैसे यूरोप में डिफरेंट टाइप्स की डायनेस्टीज थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते थे, और उधर एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस थे, या फिर एरिस्टोक्रेसी किस तरह से पावरफुल थी, वो कैसे कैसे अपना डिप्लोमेसी हाई सोसाइटी में बरकरार रखती थी, और मिडिल क्लास वाले लोग कैसे कैसे इमर्ज हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब उदार राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। सो the ideas of international unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। तो यूरोप में जो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800s के टाइम, या फिर 1800s के टाइम जब उधर नेशनल यूनिटी की भावना शुरू हुई, तब ये लिबरलिज्म या फिर मतलब फ्रीडम से जुड़ने लगी। लिबरलिज्म एक लैटिन रूट लिबर वर्ड से बना है, और लिबर का मतलब है फ्री, मतलब लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, मतलब सबका बराबरी एक दूसरे से होना चाहिए, और हर किसी पर्सनल इंडिविजुअल का अपना एक आज़ादी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्ट। कंसर्ट मतलब सलाह, अनुमति, मतलब गवर्नमेंट को लोगों के बीच अनुमति लेकर ही किसी लॉ को इनिशिएट करना है, इसका ही मतलब लिबरलिज्म से कनेक्टेड है। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, तो उसमें ऑटोक्रेटिक रूल का एंड हो गया, और चर्च के जो भी प्रिविलेज थे, जो भी छूट दी जाती थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता था। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाया गया नेशनल असेंबली के थ्रू, जो उधर का पार्लियामेंट था। जो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, उदार राष्ट्रवादी लोग, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेवर कर रहे थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का उल्लंघन न होने के लिए स्ट्रेस डाल रहे थे, ठीक ना। इनवायलेबिलिटी का मतलब होता है अनुलंघनीयता, मतलब वायलेबिलिटी का मतलब होता है उल्लंघनीयता। मतलब अगर वायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग कहें, तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का उल्लंघन होना चाहिए। लोग अगर किसी फ्लैट में एक इंसान रह रहा है, वो फ्लैट काफ़ी बड़ा है, उसमें 3 लोग आ सकते हैं, तो बाकी का तो गवर्नमेंट फोर्सफुली 2 लोगों को उस फ्लैट में रहने के लिए नहीं बोल सकती है, भले उसमें 2 पर्सन की वैकेंसी है, ठीक ना। तो ऐसा होता है। अगर इस फ्लैट का ओनर एक ही इंसान है, ठीक, तो लिबरल्स ये चाहते थे कि किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको अपने हिसाब से चलाने का अधिकार होना चाहिए। येट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज।
पर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ था, सबका एक समान होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इसमें सबको वोट करने का अधिकार नहीं मिला। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to elect was granted exclusively to the property owning man। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूसिव मतलब केवल, अनन्यतः, ठीक ना। पर एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है जिसमें डी लगा होता है, मतलब हटा देना। तो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाता था ना, तो जो पर्सन 25 एज से कम के होते थे, या फिर उनके पास कोई जो मैन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ओन करते थे, उनको पार्लियामेंट में कैंडिडेट बनने को भी नहीं बढ़ावा दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि आप कैंडिडेट नहीं बन सकते और ना ही आप वोट कर सकते हो। साथ ही वीमेंस जो एज अटेंड भी कर चुकी थी और उनके पास खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी था, उनको भी ना वोट देने का अधिकार हुआ और ना ही कैंडिडेट्स बनने का अधिकार 19th सेंचुरी यूरोप में या फिर उससे पहले, ठीक ना। Men without property and all men were excluded, ठीक। Only a brief period under Jacobins did all adults may enjoy suffrage। brief मतलब छोटे से काल में, संक्षिप्त काल में, बस जैकोबिन्स रूल में, मतलब जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का जब रूल था, उसी समय सभी सिर्फ मैन को वोट करने का अधिकार मिला। However, the Napoleonic Code went back to limit suffrage and reduce movement to the status of minor, subject to authority of fathers and husband. Okay. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। तो चूँकि नेपोलियन कोड के द्वारा वुमेन को और अधिकार सिर्फ उन पे फादर्स और हस्बैंड का ही अधिकार होना चाहिए, वो उन्हीं से फियर करें, ऐसा करने के लिए नेपोलियनिक कोड लाया गया और उनको और दबा दिया गया। इसलिए 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 के बीच और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 1950 के बीच में जो नॉन प्रॉपर्टाइड मैन थे और जो बाकी की सारी वुमेन थी, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, ठीक ना। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो ये तो पॉलिटिकल बात हुई कि लिबरलिज्म का मतलब क्या था। इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे, आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट में जो स्टेट के द्वारा, मतलब जो राज्य के द्वारा, उधर के राज्य के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन गुड्स के ट्रांसपोर्ट में लगाए जा रहे हैं, उस पर बैन होना चाहिए। मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाधित नहीं होना चाहिए कि आप इन गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सके। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take the example of German-speaking regions in the half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। तो हम देखे हैं 19th सेंचुरी यूरोप में कि जो जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स थे ना, उनको उन पे भी नेपोलियन का
एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इम्पोज कर दिया गया था और नेपोलियन ने अपना 39 स्टेट्स का एक संघ बनाया था। कॉन्फेडरेशन मतलब संघ, और वो बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ था। प्रिंसिपैलिटीज मतलब रियासत, उधर के खुद के रियासतदार होते थे, ठीक। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। हर रियासत का, हर प्रिंसिपैलिटीज का, हर स्टेट का अपना करेंसी होता था, वेट्स होता था, मेजर्स होता था, ठीक। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% to each one of them. तो हम अगर फ्रांस के मैप में देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे शायद, हाँ, नॉर्थ में हैम्बर्ग आता है, साउथ में न्यूरेमबर्ग। यहाँ पे मान लीजिए पेरिस है, यहाँ पे इधर ही नॉर्थ में है। फिर किसी मर्चेंट को 1833 में जाना था यहाँ से यहाँ, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, तो उसको इसके लिए 11 कस्टम ड्यूटीज़ पे करने पड़े। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब होता है सीमा शुल्क। सीमा पे जो बाधाएं होती थी ना, उस पे 5% का उसको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक। ये मर्चेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। सबका डिफरेंट वेट्स और मेजर करने का तरीका था, मापदंड अलग अलग था। कोई 24 कैरेट सोना इतना दे रहा है, तो कहीं 24 कैरेट सोना इतना ही मिल रहा है, ऐसा था। और इसको यहाँ से वहाँ जब कोई भी मर्चेंट ट्रैवल करता था गुड्स को लेकर के, तो जो टैक्स लगता था उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन लगता था। कितना छोटा सा चीज़ है, अब दूसरी जगह पे आ गया, उसका वहाँ अलग रेट चल रहा है, उसके हिसाब से उसके कैलकुलेशन करना पड़ता था। जैसे कि एक पीस ऑफ क्लॉथ है, एल एक मेज़रमेंट, जैसे हम लोग के यहाँ सब जगह सेंटीमीटर, फिट, ऐसे करके अब चलता है ना, तो एक जगह एल चलता था। तो जब किसी भी कपड़े का एक एल मांगा जाता था फ्रैंकफर्ट में, तो फ्रैंकफर्ट में तो मिलता था 54.7 सेंटीमीटर का क्लॉथ, और मेंस में मिलता था 55.1 सेंटीमीटर का। न्यूरेमबर्ग में मिलता था 65.6 सेंटीमीटर का, और फ्राइबर्ग में मिलता था 53.5 सेंटीमीटर का। ऐसा करके हम देख सकते हैं कि कितना वाइड रेंज पे डिफरेंस था, जबकि सबको स्टैंडर्ड यूनिट ही लेकर चलना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर नेपोलियन के कारण ये सब सुधर गया। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. Hindered मतलब होता है बंधा हुआ, बंधन। अनहिंडर्ड मतलब निबंध, ठीक ना। तो जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे, जो दुविधाएँ आ रही थी, बाधाएँ आ रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में और उसकी ग्रोथ में, फिर इसीलिए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का बनाने का सब लोग मूवमेंट लगाने लगे, ताकि लोगों का, उनके गुड्स का और उनका जो करेंसी है उसका आराम से आदान प्रदान हो सके, लोग यहाँ से वहाँ जा सके, गुड्स को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है, उनका ट्रेडिंग हो सके। इन
1834, a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. तो एक कस्टम यूनिट बनाया गया प्रुशिया में, प्रुशिया यही ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब जर्मनी के पास यूरोप में 1834 में कस्टम यूनिट बनाया गया, मतलब सीमा संघ, सॉरी हाँ, ये सीमा संघ बनाया गया ताकि सबका एक ही अमाउंट का मेजर्स हो टैक्स पे करने का या फिर किसी तरह का ट्रेड करने के लिए। तो वो था ज़ोवेलेरीन। ये एक करेंसी के रूप में अपनाया गया। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स जो टैक्स होता है ना, तारीफ मतलब होता है टैक्स, तो इसको अबॉलिश कर दिया इस ज़ोल्वेरिन नाम के यूनियन ने। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो पूरे यूरोप में लगभग 32 करेंसीज चलते थे, तो उसको 32 से 2 तक ही रिड्यूस कर दिया। ठीक, द क्रिएशन ऑफ network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to political unification। हार्नेस मतलब होता है किसी को तैयार करना, हरास मतलब नहीं, हार्नेस। ओके, किसी चीज़ को तैयार करना को हार्नेस बोलते हैं। तो जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, इससे लोगों की मोबिलिटी बढ़ी, मतलब मोबिलिटी को प्रेरित किया गया और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के हित में नेशनल यूनिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया गया। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेटेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो जब अर्थव्यवस्था के प्रति राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, तो इससे जो भावनाएं थी राष्ट्र के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ। ठीक ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा था। तो यहाँ पे लिखा था सफरेज मतलब राइट टू वोट, एग्जाम पे पूछ सकता है। सोर्स बी, economists began to think in terms of national economy. They talked of how the nation could develop and what economic measures could help to forge the nation together. forge मतलब गढ़ना, किसी ने मतलब बनाना। तो कैसे इकोनॉमिक्स ये सोचते थे उस टाइम में कि कैसे नेशन को इकोनॉमी के तौर पे एक दूसरे नेशन बनाया जा सके। फ्रेडरिक लिस्ट थे, वो प्रोफेसर थे जर्मनी में। 1834 में इन्होंने लिखा। तो जो कस्टम यूनियन बनाया गया था, जो ज़ोल्वेरिन था, वो जर्मन पीपल को इकोनॉमिकली एक नेशन में बनाकर बाइंड करना चाहता था। ठीक ना, ताकि नेशनलिस्ट की भावना बढ़े, लोगों का इंटरेस्ट मतलब उनके हित में हर काम हो और बाहर से एक्सपोर्ट कम हो, इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेशनल सेंटिमेंट को उजागर किया गया, राइज हुई और फ्यूज़न हुआ। सबके जो हर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है, उनके हित में जो होता है, उसको एक साथ मिलाया गया, उनका फ्यूज़न हुआ। ठीक ना, मतलब संलयन हुआ। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज दैट a free economic system is the only means to engender national feeling। तो अगर कोई भी अर्थव्यवस्था की प्रणाली अगर आज़ाद होगी, तभी नेशनल फीलिंग को
बढ़ाया जा सकेगा, इन जेंडर कर किया जा सकेगा। ये इन प्रोफेसर ने कहा था, जिनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट, ठीक ना। तो एक मैंने बहुत लोगों के मन में एक डाउट होता है कि फ्यूज़न और फिज़न में उनको अंतर नहीं पता करवाते हैं। तो ये तो वैसे साइंस का भी वर्ड है। तो फिज़न मतलब होता है विखंडन। जब कोई भी, जैसे कि दो चीज़ें जब टूट रही है ना, मतलब एक चीज़ है तो उसमें जब दो चीज़ें जब टूटती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, तो इसको विखंडन करना बोलते हैं। उसका खंड टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, मतलब फिज़न। और फ्यूज़न मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ मिला देना। मतलब जैसे दो चीज़ें हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, तो ये इसका संलयन हो गया, मिल गया, तो इसको करते हैं फ्यूज़न। ओके।